नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए हैं। संसद भवन मार्च की तैयारी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। एथेनॉल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चीन के घुसपैठ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर, अर्थव्यवस्था की गिरती हालत को लेकर, अमेरिका के दबाव और अमेरिका के प्रेशर को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा शिव जी कि मोदी साहब बिल्कुल समस्याओं से घिर गए हैं। अगर मैं एक एक करके मुद्दे गिनाने लग जाऊं तो कम से कम 100 से ऊपर तो मुद्दे होंगे। 101 111 मुद्दे तो हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी गजब तैयारी कर रहे हैं। एक साथ सारे मुद्दे साफ साफ शिव जी, सारे मुद्दे, कुछ नहीं बचेगा। ना कोई उठाने लायक बचेगा, ना कोई बचाने लायक बचेगा। ना आप जंतर मंतर चले जाओगे, ना आप रामलीला मैदान जा पाओगे, ना आप फेसबुक पर, इंस्टा पर, एक्स पर चिल्लाते रहो, चीखते रहो, कुछ भी नहीं होगा। और ये हम लोगों का ही नहीं होगा। भाजपा के कार्यकर्ता चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होगा। आरएसएस के नेता चीखते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होगा। मोदी के मंत्री चीखते और चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं शिव जी, और वो खतरनाक प्लान छुपा हुआ हथियार सबसे छुपाया गया है। ये मोदी जी की एक टैक्टिक्स है। जो चीजें सामने रखेंगे वो तो पता नहीं पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो छुपा के रखते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। अचानक बम्बार्डिंग सी हो जाती है और लोगों को समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। अभी आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश में लोकतंत्र है। कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद में कानून बनाने का एक तौर तरीका होता है, लेकिन उसमें एक इमरजेंसी भी होती है। आपातकाल में भी आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। जैसे देख लीजिए कि आपको बुखार हुआ, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, डॉक्टर के पास जाते हो, नॉर्मल दवाई देता है। या कोई ऐसी बीमारी भी हो जाती हो कि जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाए तुरंत वो आईसीयू में ले जाएगा और ड्रिप चढ़ाना शुरू कर देगा और बाकी काम करेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल आजकल इसी तरह से लूटते हैं, हर बीमारी में वही करते रहते हैं। मोदी जी भी यही करते हैं। बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, जैसे मेरा गला बैठा हुआ है, गला बैठा हो, इन सब का एक ही उपाय है, तुरंत डालो आईसीयू में और चढ़ा दो, और बिल्कुल उसके बाद लोगों से आसपास ना आने दो। इस तरह से लोकतंत्र से खेल कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने प्लान बना लिया है ना, अगले 100 घंटे में, मैं ये मानकर चल रहा हूँ शिव जी, जो वो करने वाले हैं, उसके बाद इस देश के लोग कोई भी मुद्दा उठाने के हालत में होंगे नहीं। आज राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है। आपने भी अपने चैनल पे शो किया राकेश पाठक जी के साथ, मैंने भी अपने चैनल पे शो किया अंशु नेथानी जी के साथ। चिट्ठी लिखी उन्होंने। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का मसला उठा रहे हैं। विपक्षी दल ने लंबी लिस्ट, ये 3 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। कल हमने एक खबर करी थी, आगे बताऊंगा दर्शकों को। 3 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी बातें रखी। आखिरी मौका है अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास। अगर इस बार चूक गए ना तो फिर चिट्ठी लिखने के लायक नहीं रहेंगे, फिर मुद्दा उठाने के लायक नहीं रहेंगे, यहां तक कि सांसद बनने के लायक भी नहीं रहेंगे, संसद में भी नहीं जा पाएंगे। और जब संसद में नहीं जा पाएंगे तो पहली फुर्सत में जो कोठिया और जो बंगले इनको मिले हुए हैं ना, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, बाकी तमाम अन्य नेताओं को, वो तुरंत पहली फुर्सत में खाली करवा लिए जाएंगे। 30 दिन से 31वां दिन नहीं होने दिया जाएगा। तो उनके बंगले, उनकी पार्टी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी आजादी, उनकी सांसदी और हमारी जुबान, इन सब पर बड़ा खतरा है। ये बड़ी स्टोरी लेकर आए हैं। आप हमेशा की तरह अपने शानदार अंदाज में शुरुआत करिए और दर्शकों को हम बताएंगे कि ये मोदी का छुपा हुआ प्लान क्या है, ये खतरनाक प्लान क्या है, ये डेंजरस प्लान क्या है, जो जानकर लोग चौंक जाएंगे। जी शिव जी। संतोष जी, देश बड़ा विकराल परिस्थितियों से जूझ रहा है और इस दौरान एक संकट की बेला मड़ा रही है। संकट नीट है, संकट धरनाएं, संकट चढ़ावा की चोरी है, संकट कैन बेतवा नदी का जो धरना आज तोड़ा गया है। पीएमओ ने देर रात संज्ञान लिया, आज ही तोड़ दिया गया। जो पार्टी धरना और प्रदर्शन और आंदोलन से इस देश की सत्ता पर काबिज हुई, वो पार्टी अब धरना प्रदर्शन करने से डर रही है। उसे पता है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है, वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, जो जस करे, और तुलसी के रामायण में एक बड़ी सी चौपाई लिखी है,
जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यानी जैसा करोगे वैसा फल भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो जैसे आए हो वैसे ही जाना पड़ेगा। आप धरने से आए हो, धरने से जाना पड़ेगा। वो तो इस धरने को अभी मुझे फिर लग रहा है कि इस देश में कोई शानदार पॉलिटिशियन है, मैं तारीफ में नहीं कह रहा हूं, तो वो सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो सिर्फ इसलिए कि पकी पकाई खीर खाने में भी उसके दांतों में दर्द होता है। ये खीर पकी हुई है, केवल शक्कर डालकर थोड़े से छुआरे, मखाने, किशमिश, बादाम, चिरौंजी और हड़प जानी है। भाजपा ने ऐसे ही हड़प ली थी अन्ना की खीर। कुपच नहीं करती है, ये ताकतवर होती है। मेवाओं से लक्षित खीर ताकतवर होती है। और यहीं राहुल गांधी को मैं तो कह रहा हूं, कल राहुल गांधी को अपने नेतृत्व में मार्च कर देना चाहिए संसद की ओर। मुकदमा लिखा जाएगा, संसद सदस्यता रहेगी कि जाएगी, ये विचार छोड़ देना चाहिए। विचार इस बात पर होना चाहिए कि देश में संविधान कैसे रहेगा, देश में कानून कैसे रहेगा, देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा। न लोक है न तंत्र है। और कुछ चंद कार्यपालिका के अधिकारी और कुछ चंद अंधभक्त इस देश को गुमराह करने की ओर ले जा रहे हैं। रोजगार चौपट, हिंदू मुसलमान टॉप पर। जिस मुख्यमंत्री को 10 वर्ष शासन करने के बाद अगर यह भाषण देना पड़े कि बरेली का एक मुल्ला, एक मौलवी बहुत कूदता था, हमने ठिकाने लगा दिया, तो इसका मतलब उनकी सोच न पहले दिन बदली थी न आज बदली है। ये नहीं बताया कि बरेली में हमने कितना विकास कराया, ये नहीं बताया कि बरेली को विकसित बनाया, बरेली को रोड दिया, हाईवे दिया, हवाई अड्डा दिया, ये नहीं बताया, क्योंकि ये दिया नहीं, ये है नहीं, ये कुछ किया नहीं। तो क्या बताया कि बरेली के मौलाना तौकीर रजा, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्हें जेल भेजा गया, उनकी बिल्डिंगें गिराई गई, बुलडोजर से तोड़ा गया, उनका जिक्र करता है एक मुख्यमंत्री 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद। तो फिर क्या माना जाएगा? नीट की परीक्षा जानबूझकर। क्या प्रधानमंत्री का धर्मेंद्र प्रधान से रिश्ता है? ये रिश्ता क्या है? अब तक इस्तीफा क्यों नहीं? क्या हरदीप पुरी का है रिश्ता? इतनी बड़ी एपिस्टीन फाइल में नाम आने के बाद हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं। बिल्कुल। और शिव जी मुझे 30 सेकंड और दो। राजनाथ का इतना बड़ा ब्लंडर, सदन में झूठ, इस्तीफा नहीं। शिवराज सिंह का उससे बड़ा झूठ। इथेनॉल की बात गडकरी से पूछो, गडकरी से पूछा तो उन्होंने कहा हरदीप पुरी से पूछो, मेरा डीजल पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। और जब नंबर आया हरदीप पुरी का तो उन्होंने कहा इथेनॉल की बात कृषि मंत्री से पूछो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब किससे पूछे? खेल मंत्री की बात करेगा तेल मंत्री, तेल मंत्री की बात करेगा जेल मंत्री, जेल मंत्री की बात करेगा पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय की बात करेगा रेल मंत्री, और रेल मंत्री की बात करेगा कानून मंत्री। और जब कोई नहीं बोलेगा तो मोदी जी कहेंगे मैं सुबह 2.5 किलो गालियों का नाश्ता करता हूं, 6 किलो बदतमीजी की चाय पीता हूं, 16 किलो सुबह से शाम तक बदनामियां ओढ़ लेता हूं, मैं विषधर बन गया हूं। एक छोटी सी पत्रकार ने, एक छोटे से पत्रकार ने नॉर्वे में खदेड़ दिया। हमें लानत है, हमें मजम्मत करनी चाहिए अपने प्रधानमंत्री की कि तुम्हें एक छोटे से पत्रकार की जवाब देने की हिम्मत नहीं आई। भारत माता की दिन भर जयकारा कराने वाले, भारत माता की सौगंध खिलाने वाले, दिन भर गाय, मंदिर, गोबर सब पर बोलने वाले एक पत्रकार का जवाब नहीं दे पाए। क्या पूछ लिया उसने ऐसा? सिर्फ यही कि सहिष्णुता है, जो आप में नहीं। उसमें एक सवाल और भी है, ये मोदी जी थकते क्यों नहीं है और मोदी जी क्या क्या नहीं करते और क्या क्या करते हैं, ये सवाल पूछने वाले एंकरानियां जंतर मंतर से गायब है। सब जूनियर रिपोर्टरों को भेजा जा रहा है।
तो उनकी भी भैया बहादुरी उन्हें मत आनी चाहिए। भिजवाओ, संतोष जी उन्हें मत भिजवाओ, उन्हें क्यों पिटवा रहे हो, उनसे क्यों बदतमीजी करा रहे हो, नहीं उन नहीं नहीं बेचारों नहीं, का क्या मैं गलती तो है। सबकी सुरक्षा का ध्यान रखता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि चैनल के ऑफिस में बैठे जो राकेश पाठक जी कहते हैं ना, लश्कर नोएडा, उनके संपादकों उर्फ चंपादकों को कम से कम अकल तो आए, अंतरात्मा तो जगे उन संपादकों और चंपादकों की। लेकिन एक बात आपने कहा राहुल गांधी प्रोटेस्ट करे, मुझे अच्छा किया, एक एक वाकया याद आ गया। एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इन दोनों ने कभी विपक्ष में रहने के दौरान प्रोटेस्ट किया, वो धारा 144 या दो चार ऐसे मुकदमे पुलिस वाले ला देते, 30,000 कोर्ट में मामला चल रहा था। सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई। अब उस समय एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है और एक व्यक्ति केंद्रीय मंत्री है। 30,000 कोर्ट में जिस जज की अदालत में वो मामला था, वो जज बड़ी सख्त हुआ करती थी, स्ट्रॉन्ग जज हुआ करती थी। अब अगर वो सजा दे देती तो मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ता, क्योंकि उमा भारती को तो एक तिरंगा यात्रा के मामले में कर्नाटक की जेल में कुछ सजा, कर्नाटक की अदालत ने सजा दी थी, बेचारी को इस्तीफा देना पड़ा, दोबारा वो मुख्यमंत्री अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बन पाई। तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता, मोदी के मंत्री भी थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ता। कैसे भी करके उन्होंने मैनेज किया, हालांकि मैनेज करने में कांग्रेसी एंगल ज्यादा काम आया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी थे। आज वो जो मुख्यमंत्री थे उस समय केंद्र में मंत्री हैं, और जो समय केंद्र में मंत्री थे वो घर बैठे हुए पैदल है। वो शो हमारा देखते हैं तो जरूर वो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। अब एक बात आप देख लीजिए, आज गृह मंत्री अमित शाह ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। कानून व्यवस्था तो राज्य का इशू है ना, अमित शाह बैठक कर रहे हैं, पता नहीं शुभेंदु अधिकारी सक्षम है कि नहीं। और ज्यादा देर तक अगर योगी आदित्यनाथ कुछ किए नहीं, तो योगी आदित्यनाथ की भी कानून व्यवस्था की मीटिंग अमित शाह ही लेते हुए नजर आएंगे और बताएंगे कि भैया लखनऊ में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, गोरखपुर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। अब आ जाते हैं आज के एजेंडे पर। शिव जी, संसद का सत्र शुरू होने वाला है। संसद के सत्र, मानसून सत्र से कल से शुरू होने वाला है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में जो एजेंडे में नहीं था, जो एजेंडे में नहीं था और जो सरकार के सूचीबद्ध एजेंडे में नहीं है अब तक, उस बिल के बारे में टीवी चैनलों से खबर चलवा दी गई कि भैया डीलिमिटेशन बिल पर पॉलिटिकल पार्टियां सहमत हो गई है। वो सरकार के बिल के ऑफिशियल एजेंडे में नहीं है अभी तक, ऑल पार्टी मीटिंग के ऑफिशियल एजेंडे में नहीं था, लेकिन मीटिंग खत्म होते ही सरकार ने प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू किया और हमारे संपादक जो है वो प्रोपोगेंडा में साथ होते। जयराम रमेश ने उसका खंडन कर दिया। मैंने क्यों कहा कि आप छुप के वार क्यों करते। परिसीमन बिल लेकर आए पिछली बार, महिला आरक्षण के नाम पर वो बिल गिर गया वो बिल। अब क्या है, सरकार के एजेंडे में नहीं है। इस बार जो सरकार ने टेम्पररी बिल जो जारी की है वो सरकार के एजेंडे में नहीं है, लेकिन पूरी तरह से 2/3 यानी 360 के जुगाड़ में ऐसी लगी हुई है कि अचानक इस बिल को लाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इमरजेंसी वाली सिचुएशन संविधान में होती है, नियमों के मुताबिक कहीं कोई गलत नहीं कर रही है सरकार। वो अचानक कोई बिल अगर इमरजेंसी होती है तो सरकार वो बिल ला सकती है, ये वाकई नियम है। लेकिन ये इमरजेंसी वाला मामला था शिव, कोई बिल जरूरी लाना हो वो था। अगर आप में 56 इंच की छाती है तो जो लिस्ट आपने दी है विपक्षी दलों को, उसमें वो बिल डालते ना कि डीलिमिटेशन बिल भी लाएंगे हम इस संसद के सत्र में। नहीं डाला आपने उस लिस्ट में, नहीं चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन आप उस बिल को अचानक से पेश करोगे, जैसे ही आपको मौका लगेगा उसको पेश कर दोगे। और उस बिल के बाद क्या, अभी तो मैं नंबर की बात भी बता देता हूं। मोटे तौर पर शिवजी, आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी तमाम अफवाहों को खड़े करने के बावजूद 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाई है। आज तक की तारीख में सरकार 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं कर पाई है। 7 बिल वो लाने की बात कर रही है, लेकिन उन 7 बिल में वो परिसीमन वाला बिल नहीं है। आज भी सांसदों की संख्या की कमी है और वो कमी जो है वो सरकार के लिए चिंता का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। वो कमी सरकार की चिंताओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस बिल से डरने की जरूरत क्यों है? उस बिल से शिव जी डरने की जरूरत क्यों है? क्यों डरना चाहिए उस बिल से? जैसे ही वो परिसीमन वाला बिल आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, पहले तो हम नंबर की बात भी कर लेंगे। 131वां संविधान संशोधन है। खड़गे ने फिर चिट्ठी लिखी है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग वो बुलाना नहीं चाहते, अचानक बुलाना चाहते हैं। जैसे ही वो परिसीमन वाला बिल लागू हो जाएगा, संसद सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी वो तो बात की बात। उसके बाद परिसीमन आयोग पूरे देश की लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। मतलब उनको तय अलग से बनाएगा। कैसे बनाएगा? कुछ इलाके काटे जाएंगे,
कुछ इलाके जोड़े जाएंगे। जैसे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, रायबरेली का या मैनपुरी का या इटावा का या आजमगढ़ का जो लोकसभा की जो सीट होती है, उसमें ये बात सही होती है कि जीत और हार का अंतर जो भी हो, कुछ पॉकेट ऐसे होते हैं जो अपोजिशन के नेताओं के स्ट्रांग होल्ड वाले होते हैं, कुछ पॉकेट ऐसे होते हैं जहां मान लीजिए बीजेपी के नेताओं के स्ट्रांग होल्ड है। जब ईवीएम खुलता है तो आप देखते होंगे 6-7 राउंड तक कोई पीछे चल रहा है, अचानक कुछ राउंड के बाद वो आगे चलने लग जाता है, क्योंकि उनके उनके स्ट्रांग होल्ड खुलते हैं। पर इस सीमन में क्या किया जाएगा, वो सीटों का जोड़ घटा गुना भाग कुछ ऐसे किया जाएगा कि फिर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी की होल्ड वाली सीट होगी, लेकिन मैनपुरी सीट वो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, एक दो प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें काट छाट करने के बाद भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी अल्पसंख्यक डोमिनेटेड सीट है। लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या जीत पाएंगे, ये तमाम नेताओं की बात मैं कर रहा हूं। फिर जब वो नहीं जीतेंगे तो क्या होगा, आप ये देख लीजिए। ये आप क्रोनोलॉजी समझिए जो अमित शाह के शब्दों में कहा जाता है। पहले क्या किया गया, चुनाव आयोग को सेट किया गया, ईवीएम में चीजें सेट की गई, जैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाया। उसके बाद सेट क्या किया गया कि मतदाताओं के नाम काटो। फिर एक कदम और आगे बढ़े, मतदाताओं के नाम काटने के साथ साथ अब मतदाताओं के नाम जोड़े जाने लगे। वो सब चीज थोड़े थोड़े लेवल पे होती रही। फिर अब लगा कि नहीं, ये सारी चीजें एक्सपोज हो रही है, राहुल गांधी लगातार एक्सपोज कर रहे, तो बड़े लेवल पे काम करो। तो बड़े लेवल पे काम करने के लिए लिया है एसआईआर। अब काट दो भाई जितने विपक्ष के नेताओं के, हमने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। अब वो भी एक एक करके लोग अच्छी चीजों की तरफ बढ़ते हैं, मोदी जी उल्टी चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो आ गया है ये परिसीमन, कि सीट ही ऐसी बना दो कि कोई जुड़े, कोई हटे, कोई लड़े, कोई जीते, कोई हारे। जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हो। उसके बाद जब ये संसद नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, नियमों के मुताबिक नोटिस दिया जाएगा कि 30 दिन के अंदर घर खाली कर दो। 31वें दिन घर खाली नहीं करेंगे तो फिर उसी तरह से फोर्स पहुंच जाएगी, जैसे वो अजीत सिंह का घर खाली करवाया था, जबरदस्ती जबरदस्ती अजीत सिंह का घर खाली करवाया था पैरामिलिट्री फोर्स लगा के। उस तरह से इन सबसे इनकी कोठियां खाली करवाई जाएगी। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, तुरंत उनका तुगलक लेन वाला जो कोठी था वो तुरंत उनका खाली करवा लिया गया। इसी तरह से खाली करवा लिया जाएगा। और उसके बाद फिर आप चिल्लाते रहिए, हम चिल्लाते रहे, जंतर मंतर पे लोग चिल्लाते रहे, रामलीला मैदान पर लोग चिल्लाते रहे, लेकिन कहीं भी कुछ होगा नहीं। ये आखिरी मौका है अखिलेश यादव के पास। अभी 2/3 बहुमत हुआ नहीं है, लेकिन ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास आखिरी मौका है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और एमके स्टालिन के पास आखिरी मौका है। इस बार अगर चूक गए तो फिर बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं शिव जी। अब देखते हैं क्या क्या इसके विकल्प बनेंगे, क्या क्या होगा। संतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा परिस्थितियां बड़ी विकराल हैं, और इन विकराल परिस्थितियों से जूझते हुए हम आगे बढ़ेंगे कैसे। अगर हम इनसे आगे बढ़ लिए तो जो मौजूदा स्थितियां हैं वो पलट जाएंगी। आप देख रहे हो किस तरीके से एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को रामपुर में ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख रहे हो किस तरीके से मंदिर मस्जिद ध्वस्त किए जाने शुरू हो गए हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। सहारनपुर में एक मस्जिद पर 6.5 करोड़ का जुर्माना लगा के ध्वस्त करने की 1 महीना के अंदर बातचीत कर दी गई है। पहले क्या था, हर जिले में जिलाधिकारी कैंपस में जहां ऑफिसेस थे वहां एक मस्जिद होती थी। जिलाधिकारी पता नहीं किस समाज, जाति, धर्म, संप्रदाय के आ जाएं तो कहां जाएंगे। ऐसे में आज उन सभी चीजों का विरोध हो रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इस विरोध का रीजन क्या है, विरोध का कारण क्या है। विरोध होना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल जो हो रहा है वो बड़ा देश खतरनाक मोड़ पे है। आज की तारीख में जब आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान से ही बीजेपी की राजनीति चल सकती है, तो क्या जरूरत है सोनम वांगचुक के धरना प्रदर्शन की। उन्हें क्या चिंता है कि आप चढ़ावा चोरी का आरोप लगा रहे हो। उन्हें क्यों चिंता है कि राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया है, पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, उन्हें क्यों चिंता है। वो आएंगे, एक मस्जिद गिराएंगे, एक मंदिर तोड़ेंगे, देश में लहलहाती फसल वोटों की आएगी, काटेंगे, घर चले जाएंगे, ले जाएंगे पूरी फसल बनी बनाई, देखते रह जाएगा विपक्ष। यही तो वो चाहते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर अब अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन करें, हमें मौका लगे और हम इसे हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दें। इतनी सी तो बात है। देखना यह है क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी टूटने से बचेगी। गाजियाबाद में कल एक उनके विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं,
योगी आदित्यनाथ की में। अब देखना ये ऐसे कितने जिलों के विधायक हैं जो योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि 100 विधायकों की टिकट कटने की बात चल रही है। पिछली बार की आपको याद होगी 2022 में भी विधायकों की टिकट कटने की बात चली, और जैसे ही फिर विद्रोह हुआ 10-15 विधायकों ने इधर उधर पाला माले, वैसे ही विधायकों की टिकट कटना बंद हो गई थी। ये गुजरात नहीं है, ये अन्य राज्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ हर आदमी अपने में दम्भी है, अहंकारी है, जुगाड़ू है। ब्रजभूषण सर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, है दम बीजेपी की, निकाल दो, उनके बेटे को विधायक से हटा दो, उनके बेटे को सांसद के पद से हटा दो, खुद ब्रजभूषण को पार्टी से निकाल दो। योगी जी को खुली चुनौती दे दी है, नहीं पढ़ी जाती थी नमाज। है हिम्मत, है हिम्मत। ये विद्रोह का वक्त आ गया है, और ये विद्रोह सिखा दिया अकेले नरोत्तम मिश्रा ने। भले ही नरोत्तम मिश्रा की बलि चढ़ा दी जाए, उनकी सीबीआई जांच हो जाए, उनकी ईडी उन्हें संभाल ले जाए, उनके बच्चे जेल चले जाए, वो खुद जेल चले जाए, दतिया के चुनाव के बाद तय होगा उनका भविष्य। लेकिन उन्होंने बीजेपी में एक अहंकार तोड़ दिया। कोई नहीं बोलता था, अब संतोष जी सब बोलेंगे, अब सब बोलेंगे, क्योंकि जब आपके प्रति कोई विरोध की आवाज नहीं उठा पाता है तब एक बिगुल फूकता है। वो बिगुल कौन फूकता है ये देखना होता है। फूकने वाला कोई विद्रोही है, फूकने वाला खुद अपना ही है, घर के अंदर का है। अगर घर के अंदर का है और बिगुल फूका तो फिर बिगुल रुकता नहीं है। गांव के गुंडा होते हैं, तभी तक तो गुंडा है जब तक किसी ने उनका चपाट नहीं मारा। जिस दिन एक ने चपाट मार दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। तो अब भाजपा का भी खेल खत्म और पैसा हजम होने का वक्त आ गया है। देखना ये खेल चलेगा कब तक। एक बात और है शिव जी, हम लोग हमेशा कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम लोग सरकार को भी आईना दिखाते हैं, विपक्षी दलों को भी आईना दिखाते हैं। कल जैसे ही ये खबर आई कि भैया नई वाली पार्टी को न्योता दे दिया है और स्पीकर से पहले सरकार ने मान्यता दे दी है, हमने उस खबर को चलाया कि दिग्गज मंत्रियों ने स्पीकर बिरला का अपमान किया। अब पता नहीं विपक्षी दलों ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन विपक्षी दलों ने आज उसी मुद्दे को बिठाकर सर्वदलीय बैठक से उन्होंने कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। ये इसका मतलब है कि चीजें एड्रेस होती है, लगातार चीजें एड्रेस होती है। अब आप देख लीजिए 3 घंटे तक बैठक चली। जैसा मैंने कल बताया था, अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की। बैठक के बाद बैठक में सोर्सेज के हवाले से जो खबर प्लान करने की कोशिश की गई, जयराम रमेश ने उसे खारिज कर दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि अच्छे माहौल में बैठक हुई, संसद सत्र चलाना सबकी जिम्मेदारी है। वो तमाम बातें वो कहते रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं शिव जी? आज की तारीख में सबसे जरूरी मसला क्या? कल जब संसद का पहला सत्र होना चाहिए तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चर्चा नीट पेपर लीक पर होनी चाहिए। इस बात पर होनी चाहिए कि इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, और नहीं देंगे तो मोदी जी को बताना चाहिए क्यों नहीं देंगे। उसके बाद दूसरी चर्चा जो होनी चाहिए शिव जी, वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एथेनॉल ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार क्या कर रही है पता है? सरकार कल वंदे मातरम से जुड़े बिल को पेश करने की तैयारी कर रही है। वंदे मातरम और जनगण मन हमारी आन बान शान है, इसके सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता, तिरंगे के सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? जब जरूरी मुद्दे कुछ और है उस पर आप चर्चा नहीं कराना चाहते। पिछले एक सत्र में भी ऐसा भी हुआ था कि पूरे वंदे मातरम पे आपने चर्चा करा दी थी, जिसमें इतिहास और सब चीजें आया था। प्रियंका गांधी ने धागा खोलकर रख दिया था संघियों का, एक एक तथ्य उठाकर रख दिए थे। आप जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं कराना चाहते, जानबूझकर मुद्दे ऐसे लाते हैं जिसके बहाने आप विरोधी दल को या तो मुस्लिम पार्टी साबित कर सको या देशद्रोही साबित कर सको। अब नीट वाला मसला सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों का नहीं है, इस देश के करोड़ों बच्चों और अभिभावकों का है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड वाला मसला सिर्फ विपक्षी पार्टियों का मसला नहीं है, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मसला नहीं है। अगर वो नहीं उठाएंगे तो अपराधी होंगे। अगर ये दोनों संसद में नीट का मामला नहीं उठाएंगे, राम मंदिर का मामला नहीं उठाएंगे, चाइना की घुसपैठ का मामला नहीं उठाएंगे, अमेरिका के प्रेशर का मामला नहीं उठाएंगे, एथेनॉल का मामला नहीं उठाएंगे, महंगाई का मामला नहीं उठाएंगे, शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था का मामला नहीं उठाएंगे, तो ये लोकतंत्र के अपराधी होंगे। और जब ये मामला उठाना चाहते हैं तो वंदे मातरम का एक बिल ले आते हैं, कभी वंदे मातरम पे चर्चा लिए जाते हैं, ताकि इनको, आपने सही कहा कि वो जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसके बहाने इनको मुस्लिम परस्त पार्टी साबित करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आजम खां के बहुत सारे तौर तरीकों से मुझे इत्तेफाक नहीं है। मैं कई बार रामपुर गया हूं और मुझे सबसे ज्यादा, मैंने आजम खां के सामने कहा कि इतिहास बनने में समय लगता है आजम खां साहब। उन्होंने हंस के कहा क्या? मैंने कहा आपने रामपुर के नवाब की सारी निशानी मिटा दी, सारी निशानी आपने रामपुर के नवाब की मिटा दी, तो क्या रामपुर के नवाब इतिहास से खत्म हो जाएंगे?
नहीं खत्म होंगे। हाँ, उसमें एक अध्याय जरूर जुड़ जाएगा कि आजम खान नाम का एक मंत्री था जिसने सारी निशानी मिटा दी। और फिर मैंने कहा लेकिन एक निशानी आप मिटा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा क्या? महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की अस्थियां इस देश में दो जगह है शिव जी, एक जी। राजघाट पे और एक एक रामपुर में। रामपुर। रामपुर के उस समय के नवाब ने जवाहरलाल नेहरू से विशेष अनुरोध किया, ट्रेन से वो अस्थियां वहां गई और आजम खां उसको हटा नहीं पाए, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण किया उन्होंने, बड़ा बना दिया, बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, रामपुर के नवाब का जो भी शिलापट और ये सब लगा था वो हट गया, अब वहां पे आजम खां का लगा हुआ है। लेकिन बच्चे तो पढ़ेंगे ना शिव जी, वो पढ़ेंगे कि लेकर कौन आए थे। इतिहास ऐसे मिटाया नहीं जाता। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हुआ आप उनको तोड़ने की बजाय उनका इस्तेमाल करो बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जहां तक बात रही नक्शा पास होने की, नक्शा पास होने की बात रही ना, अगर नक्शे पे आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो 11 अशोका रोड वाला पुराना कार्यालय है उसका आवंटन भी रद्द हो जाना चाहिए। नक्शे पे अगर आप जाएंगे तो इस देश लुटियन जोन में कई मंत्री हैं जिन्होंने अपने सरकारी नियमों के मुताबिक, आप सरकारी उसमें हेरफेर नहीं कर सकते हैं, उसमें तो कई हेरफेर मंत्रियों किया का है पता आपने। है। कई अगर आप मंत्रियों का। नक्शे के मुताबिक जाएंगे तो मैं बाकी चीज नहीं कहता हूं, लोकसभा स्पीकर का जो आवास है उनके घर के बाहर आप फुटपाथ पर चल सकते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह का जो आवास है ना, पूरा फुटपाथ कब्जा कर रखा है। उनके फुटपाथ पर आप चल नहीं सकते हैं, पूरा फुटपाथ कब्जा है उनके आवास के सामने। कायदे से तो उनका आज भी रद्द हो जाना आज चाहिए। आज आपने एक अखबार में एक खबर छपी है कि आरएसएस का एक संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके अध्यक्ष ने एक बयान दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मोदी सरकार के खिलाफ बोलता मिले या नीट पर बोलता मिले तो उसे चप्पलों से पीटो। आरएसएस का वक्त आ गया है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तित हुई तो इस बार आरएसएस भी बंद होगी और भाजपा का कार्यकर्ता टॉर्च से ढूंढने से नहीं मिलेगा भारत में। टॉर्च से इन्होंने इतना नफरत बो दी है कि उस कार्यकर्ता को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी और उसे इतना भयभीत कर दिया है कि ये 17% लोग हैं जो मुसलमान, वो तुम्हें खा जाएंगे। अरे मूर्खो, हम 83% है, ये 17% हम टॉयलेट कर दें तो बह जाएंगे। और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुम हिंदू हो, कैसे भयभीत हिंदू हो। ये जो फर्जी सनातन लेके आए हैं, न जिसका आडंबर नरेंद्र मोदी जानते हैं, न जिसका व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जानते हैं, ऐसे लोगों के भ्रम जाल में फंसकर तुम इस देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हो। क्या फायदा हुआ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का? क्या, क्यों पढ़े, क्यों तुमने समय माँ बाप का बर्बाद किया? योगी आदित्यनाथ तो खुद सनातन के व्यक्ति नहीं है, वो जिस संप्रदाय से आते हैं उसमें सनातन का अब एक प्रबल बात विरोध और है होता है। शिव जी, एक बात और है, आपने भारतीय किसान संघ का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधी बयानों के संदर्भ में समर्थन उसी में ने कहा भारतीय है, किसान उसी संघ, ने। मैं बता देता हूं, मैं इसका अजब पोल खोलता हूं। भारतीय किसान संघ खुलकर सामने आ गया है। भोपाल में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने कहा कि एथेनॉल के खिलाफ गलत जानकारी फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाने वाले मिल जाए तो उन्हें चप्पल से मारेंगे। शिव जी, मैंने संभाल के जाइए, कम से सड़क पर सुनिए, मैं कोई भी बता रहा हूं, मारने लगेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कम से कम भारतीय किसान संघ की 150-200 से ज्यादा स्टोरियां करी होंगी जो वो प्रेस रिलीज के माध्यम से भेजा करते थे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इतनी स्टोरियां तो मैंने करी होंगी पिछले 3-4-5 सालों में, जब मैं एक्टिव पत्रकारिता करता था और इनके नेताओं के आते थे कि पाठक जी इसको देख लीजिए। वो मोदी सरकार के नियमों की आलोचना करते थे, शुरू चलिए, शुरू में खुल के करते थे, बाद में ऊपर थोड़ी सी तारीफ करते थे, नीचे आलोचना करते थे। तो अगर मोदी सरकार की आलोचना करने वाले हर व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो उन्हीं के साथ होना चाहिए। चलो वो वक्त आएगा सबसे पहले सबके साथ। उन्हीं के साथ होना चाहिए ना, और उन्हीं के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ होना चाहिए ना। चमचई की इंतहा है। आज एक अखबार में यह भी छपा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई संगठनों को सरकारी एजेंसियों और सरकारी पीएसयूज और बाकी चीजों का, यानी भारत सरकार का पैसा जो मिला है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अलग अलग फंड के नाम पे। भागवत जी ने कहा था हम सरकार से कुछ लेते नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करवाए, लेकिन उनसे जुड़ी संस्थाएं ले रही है। पोल खुल रहा चलिए, है शिव जी, धीरे धीरे चलिए। चीजें खुलेंगी और सबका चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन आखिरी मौका है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और इन तमाम नेताओं के पास। इस बार चूक गए ना और इस बार बट गए ना तो फिर कोई बचाने लायक रहेंगे नहीं शिव जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों से यही मेरा सवाल है कि नीट के पेपर और सोनम वांगचुक के इस धरना प्रदर्शन और चढ़ावा चोरी पर आपकी क्या राय है?
क्या आप इस बात से सहमत हैं, असहमत, हमें जरूर बताएं। संतोष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।